जय हिंद दोस्तों। आज पुनः हम सभी अपने अगले सेशन का शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का सेशन जो होने वाला है वह बिल्कुल मिक्स सेशन होने वाला है। मिक्स यानी कि इसमें आपको लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आप लोग पूरे तरह से इस पूरे वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हम जो है कि टच करवाने का प्रयास करेंगे और आप लोग लगातार बनकर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी का पेपर है, एसएससी जीडी का भी फिर से वैकेंसी आएगा। यानी इस तरह का आपका बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए आप एक मुश्त तैयारी कीजिए और किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, अपना फाइनल सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज हम मिक्स क्लास करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल बताना है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। तो प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर जो है वह केरल में है। ठीक है, किस राज्य में है? केरल में है। और केरल के अंदर में याद रखिएगा कि यह भगवान अयप्पा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें कि महिलाओं को प्रवेश निषेध है। ठीक है, और केरल के याद रखिएगा वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। और याद रखना है कि केरल के ही एक राज्यपाल थे जिसका नाम था आपका आरिफ मोहम्मद, और वो आरिफ मोहम्मद खान जो कि वर्तमान में बिहार आ चुके हैं। ठीक है, यानी बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आप याद रखिएगा। और केरल में ही याद रखना है आपको पद्मनाथ स्वामी मंदिर भी है जो कि बहुत फेमस है। और पेरियार परियोजना भी किस राज्य में है? तो वो भी केरल में है। ठीक है, और सष्ठामकोट्टा झील भी किस राज्य में है? तो वो भी केरल में है। सष्ठामकोट्टा झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, ये सब किस राज्य में है? तो केरल में। और केरल वर्तमान में भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, याद रखिएगा। और वन गांव और वन आईएएस का शुरुआत भी केरल राज्य ने किया है। और केरल ने ही वन गांव और वन खेल मैदान का शुरुआत भी करवाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, और केरल का पुराना नाम था त्रावणकोर। क्या नाम था? त्रावणकोर था केरल का पुराना नाम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि रेशम कीट पालन से संबंधित उत्पादन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट उत्पादन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। वहीं पीसी कल्चर मछली उत्पादन कहलाता है। वहीं बात करते हैं मछली से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो नीली क्रांति। मछली से संबंधित नीली क्रांति है। और पीला पीला फूल होता है सरसों का, यानी तिलन क्रांति है। तिलन से संबंधित है पीली क्रांति। और सभी प्रकार के क्रांतियों से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो इंद्रधनुषी क्रांति है, रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से। ठीक है, और आपका ये चमड़ा उद्योग से कौन सी क्रांति है? तो खाकी क्रांति। ठीक है, खाकी क्रांति। और गोल क्रांति है आलू से, लाल क्रांति है टमाटर और मांस से। ठीक है, तो आप ये सब याद रखिएगा। जनरली एग्जाम में बिहार एसएससी में ये सब क्वेश्चन पूछता है और एनटीपीसी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और यही नीलम संजीव रेड्डी, याद रखना है आप लोग को कि भारत के अंदर में निर्विरोध बनने वाले पहले राष्ट्रपति, लेकिन निर्दलीय बनने वाले पहले राष्ट्रपति पूछेगा तो निर्दलीय बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे आपके कौन? तो चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो पहले नंबर के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर के थे आपके जो है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे नंबर के थे जाकिर हुसैन, चौथे नंबर के थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो थे इनका संबंध किसी पार्टी से नहीं था, बल्कि इसका संबंध एक आपका संस्था था जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी AITUC से था। और याद रखना इसका स्थापना जोशी के द्वारा, NM जोशी के द्वारा 1920 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो आप ये सब याद रखिएगा। और भारत के अंदर में सबसे कम उम्र के अगर बोलेंगे राष्ट्रपति तो आप बताइएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कुडुनकुलम नाभ की विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कुडुनकुलम कहाँ में है? तमिलनाडु में। कुडुनकुलम कहाँ में है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं आपका एक और परियोजना बहुत फेमस है, नरौरा विद्युत परियोजना यूपी में है। ठीक है, तलचर कहाँ में है? तलचर उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही आपका भीतरकनिका है। उसके बाद फिर आपका तीन कोसिया है। ठीक है, तीन कोसिया है, भीतरकनिका है, गहिरमाठा है, तो चिल्का है। तो ये सब बहुत फेमस है जो है कि उड़ीसा में। और उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल। और प्रत्येक वर्ष उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। और उड़ीसा बिहार से ही अलग हुआ था 1936 में। ठीक है, और झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को साइमन समिति की सिफारिश पर। इसीलिए 15 नवंबर को 2 स्थापना दिवस याद रखिएगा, एक झारखंड का स्थापना दिवस और दूसरा याद रखना है आपको बिरसा मुंडा की जयंती भी जो मनाते हैं वो भी 15 नवंबर को मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, काजप बाबू क्वाका जो काजप बाका बोरसू का बाबू, यानी कि आपका का से काराकोरम हो जाएगा, जो से जोजिला हो जाएगा, प से पिरपंजाल हो जाएगा, बा से बड़ा लाचा, बू से बुर्जिल हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। दर्रा कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। वही डेप्सा दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। डेप्सा दर्रा कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन बोमडिला दर्रा कहाँ में है और दीफू दर्रा कहाँ में है? तो याद रखिएगा आपका बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, और मानानीति ये सब कहाँ में है? तो ठीक है, उत्तराखंड में। मानानीति, लिपुलेख ये तीनों कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल था। और याद रखिएगा यह आपका किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। 2000 ईस्वी को हुआ है और वह डेट था 9 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। एक ट्रिक बताते हैं, छऊ झा, यानी कि पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। 1, 9, 15 तीनों में नवंबर महीना है और तीनों में ईस्वी है 2000। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि फालतू का बात करने से कोई मतलब नहीं है। एक से एक क्वेश्चन आपको जो है कि हम फास्ट रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो जीके है, आपको याद रखना पड़ेगा। छोटा से छोटा क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, वो एग्जाम में भारी पड़ सकता है। इसीलिए भैया जो क्वेश्चन मिले उसको याद कीजिए आप। और कोई भी टीचर जो है कि ये नहीं गारंटी के साथ कह सकता है कि हम ये 100 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और यही क्वेश्चन आएगा। ऐसा दुनिया में कोई नहीं आदमी है, समझ लीजिए। वो खुद आप एक अच्छे इंसान है, आपको समझदारी अपना है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जितना क्वेश्चन आए आप समझिए, मार्केट में जितना बुक है आप सब पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझे। कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सीखने के लिए मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम डेट सहित कब पारित हुआ था? तो देखिए ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आपको एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, तो इसका मतलब डेट सहित पूछा है, यानी 1986। खाली याद करने से काम नहीं चलेगा, यानी याद रखिएगा 23 मई 1986। 23 मई 1986। 23 मई 1986 को आपको हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और याद रखिएगा वन नीति पहली बार लागू हुआ था 1988 में। और फिर आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम खाली अगर पूछेगा, खाली पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1986 में। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो 1980। वन खाली लगाएगा तो 1980। लेकिन वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इंदिरा गांधी के समय में। और इसी के आधार पे 1972 में हो गया आपका वन जीव। और 73 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत। और 1974 में पहली बार आपका जो है कि पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, आप लोग याद रखिएगा। और वानिकी दिवस क्या तारीख को मनाते हैं? 21 मार्च को। 21 मार्च को वानिकी दिवस। और याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और याद रखिएगा आप लोग 22 मई को बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2002 में पारित हुआ। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र पश्चिमी घाट भी है, भारतीय हिमालय क्षेत्र भी है, और आपका जो है कि केरल के अंदर में मौन घाटी भी है। ठीक है, तो ये सब आपका जैव विविधता क्षेत्र है। और जैव विविधता क्षेत्र पश्चिमी घाट जो है वो यूनेस्को की सूची में 2012 में शामिल किया गया है। और उसके संरक्षण के लिए कस्तूरीरंगन समिति और गौडगिल समिति को जो है कि गठित किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट के उगने वाले घास को कुमारी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, दांडी स्थान जो गुजरात के किस जिले में स्थित है? आप लोग दांडी यात्रा का नाम सुने होंगे। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी से संबंधित है। तो वह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिला। कौन सा जिला? नवसारी जिला गुजरात में स्थित है। ठीक है, दांडी यात्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, इसरो द्वारा मंगलयान डेट सहित कब लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान जो है वह इसरो के द्वारा याद रखिएगा 2013 में, तो सबको याद रहता है, लेकिन डेट याद रखना है 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा मंगलयान
को जो है कि भेजा गया और इसरो का स्थापना याद रखिएगा और पहुंचा था 2014 में, शायद 24 सितंबर डेट था, ठीक है, 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। और याद रखिएगा इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। लेकिन DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को, और 1958 को आपका नासा का भी स्थापना हुआ है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, लेकिन इसरो उपग्रह प्रक्षेपण संस्थान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ है, तो 1945 में ही हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना 1945 में, UNO का स्थापना भी 1945 में, और फिर आपका IMF का स्थापना भी 1945 में हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में, और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों जुड़वा बन कहलाती है। दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता जो 1944 में हुआ था उसी के तहत हुआ है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, और वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। बहुत फेमस सवाल है। लेकिन UNO का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। UNO का मुख्यालय कहाँ में है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप के ऊपर स्थित है, और यह मैनहट्टन द्वीप वाला जो स्थान है वह आपका जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था, जो कि 17 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। लेकिन UNO का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ था, ये क्वेश्चन फेमस है, ठीक है। लेकिन भारत UNO का सदस्य 1945 में ही बना था, लेकिन राष्ट्रमंडल का सदस्य 1947 में जाके बना था, ठीक है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ में है, तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और याद रखिएगा राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ था, तो राष्ट्रमंडल का स्थापना 1931 में हुआ है। 1931 में हुआ है राष्ट्रमंडल का स्थापना। राष्ट्रमंडल का स्थापना बहुत सारा बुक 1926 लिखता था, लेकिन वो गलत है, 1931 याद रखिएगा राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कब किया गया था, 1699 में। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु हुए हैं, ठीक है, और इनके द्वारा 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म याद रखिएगा आपका पटना के पटना साहिब में हुआ था, और इनका निधन जो हुआ था वो आपका 1708 में जाके हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर में। यानी कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है वह नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर में स्थित है। और इनके 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको औरंगजेब के द्वारा चिन्हवा दिया गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही के दिनों में आपके 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा किया गया। राष्ट्रीय बाल दिवस पूछेगा तो 14 नवंबर को, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाचा के जन्म दिवस पे जो मनाते हैं, ठीक है, 14 आपके नवंबर को। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बोले कि विश्व बाल दिवस, तो विश्व बाल दिवस उसमें 6 दिन बढ़ जाना है, 20 नवंबर को। और वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को है, याद रखिएगा। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, और 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 552। कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में 543 है। लेकिन जब संविधान बना था तो उसमें 500 जो है कि पक्का पक्की रखा गया था। कुछ दिन के बाद संविधान संशोधन करके 525 किया गया, फिर 545 किया गया था। लेकिन 2 आपका जो एंग्लो इंडियन होते हैं उसको हटा दिया गया 104 संविधान संशोधन के तहत। तो वर्तमान में 543, अधिकतम हो सकता है 552। और शुरुआत के दिनों में 1950 में जब संविधान बना था तो पक्का पक्की 500 था, ठीक है। और सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक लोकसभा उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक राज्यसभा उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक विधानसभा जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं कितना कितना है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट अगर बात करते हैं तो टोटल 80 सीट है, ठीक है। और राज्यसभा सीट 31 है। राज्यसभा सीट कितना है, 31। और विधानसभा सीट कितना है, तो विधानसभा सीट आपका कितना है, टोटल आपका 403 सीट है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि किसी भी अगर किसी भी राज्य में जो विधानसभा है उसमें अधिकतम सीट कितना हो सकता है, तो अधिकतम सीट 500 हो सकता है। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है, 500 हो सकता है, याद रखिएगा ये चीज़, 500। और कम से कम जो हो सकता है 60 हो सकता है। कम से कम कितना, 60 हो सकता है। लेकिन 3 राज्य अपवाद में है जिसमें 60 से कम विधानसभा सीट है, जो है कि आपका काम है। तो भारत के अंदर में 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें कि विधानसभा सीट आपका जो है कि
60 से कम है, जिसमें कि सबसे कम है सिक्किम में, सबसे कम है सिक्किम में 32 गो है। कितना है? 32 गो है सिक्किम में, और उधर आपका गोवा और मिजोरम में 2 राज्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा किसी भी राज्य में विधान परिषद की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। कम से कम कितने चाहिए? 40 होनी चाहिए। आप याद रखिएगा कम से कम कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। और किसी भी राज्य में अधिकतम जो विधान परिषद सीट होना चाहिए उस राज्य के विधानसभा सीट के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अपना बिहार में विधानसभा सीट 243 है, 243 का 1/3 निकालिएगा तो लगभग आपका 81 आएगा, और 81 से कम है यानी 75 है। कितना है? 75 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल। और एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है कितना? तो 6.022 गुना 10⁻23 के बराबर होता है। याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक जो मोल है, यह एक प्रकार का आपका कैसा मात्रक है? तो यह भी एक प्रकार का मूल मात्रक है। मूल मात्रक की संख्या 7 है, व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 2 है, तो 7 में से एक है आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो मोल है, ये आपका मूल मात्रक है। इसको हम लोग आधारी मात्रक के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछेगा मूल मात्रक की संख्या 7, अगर पूछेगा आधारी मात्रक की संख्या तो भी 7। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप याद रखिएगा। और अमृतसर पंजाब में। और स्वर्ण मंदिर भी कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। लेकिन अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर में जो है कि किस राज्य को गोल्डन शहर के नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन शहर के नाम से गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल वो आपका अमृतसर में है। लेकिन गोल्डन शहर के नाम से यानी स्वर्ण शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो राजस्थान का एक शहर है जैसलमेर को हम लोग जो है कि स्वर्ण शहर के नाम से, लेकिन सूर्य नगरी के नाम से हम किसको जानते हैं? सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। और भरतपुर में ही पक्षियों का स्वर्ग है जो कि घना पक्षी विहार है। ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है। देखिएगा आपको हम थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि डेली हार्ड क्वेश्चन करने से जो है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलती होता है बच्चा से। तो मेरा कर्तव्य है कि हमें थोड़ा आधारी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि आपका नंबर स्कोरिंग यही चीज़ करेगा। और जो हार्ड क्वेश्चन आएगा तो वो लगभग लड़का के लिए हार्ड ही होता है, बस संभल के बैटिंग करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने, याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में जब भारत का राष्ट्रीय आय का गणना किया तो याद रखिएगा वह आपका मात्र 20 रुपया था। और दादाभाई नौरोजी ने आगे चल के 1901 में अपनी पुस्तक द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। और याद रखिएगा आपका दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और दादाभाई नौरोजी 1892 में फिंसवरी लोकसभा के लिबरल पार्टी के रूप में चुनाव जीते थे। ठीक है, लोकसभा से। अगर हम बात करते हैं आपका दादाभाई नौरोजी का, तो आप लोग को पता है कि दादाभाई नौरोजी को हम लोग वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय, यहाँ पर क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब है कि हिंदुओं की संख्या में वृद्धि। सीधा क्वेश्चन एक पूछता है कि राष्ट्रीय आय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हिंदुओं की संख्या में वृद्धि, यानी भारत के अंदर में राष्ट्रीय आय का संदर्भ में जो राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है वो हिंदू की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसी तरह से राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, अर्थात E = mc², जिसमें c का अर्थ होता है प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग सबसे पहले 1676 में रोमन ने मापा था। किसने मापा था? रोमन ने मापा था। याद रखिएगा, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1921 में। 1921 में दिया गया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल। क्या नाम है? एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल। लेकिन भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था बैकानूर नामक स्थान पे, जिसका वजन 360 kg था। आप लोग याद रख लीजिएगा, आर्यभट्ट जिसका नाम था। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान का पुराना नाम क्या है? तो निप्पन। और जापान की राजधानी टोक्यो जो है अराकावा नदी के किनारे है। और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पे है। याद रखिएगा। और जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। क्या नाम है? शिकोकू। आगे बढ़ते हैं। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई।
BARC बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, जिसका स्थापना 1954 में हुआ था। और बताइएगा कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष है विवेक भसीन। कौन है? विवेक भसीन। थोड़ा हो सकता है करंट में हम अपडेट नहीं है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान अपनी तरफ से भी रख लीजिएगा, लेकिन करंट भी हम लोग करवाएंगे। फिलहाल हम लोग जीके और स्टैटिक वगैरह को एक पूरी वीडियो में हम कवर करवाएंगे। आप लोग एकदम पक्का पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके जब वीडियो खत्म होगा तब आपका माइंड अपने आप कहेगा कि नहीं यार बहुत कुछ सीखने के लिए, यह रिवीजन मेरा हो गया। और थोड़ा फास्ट करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि टेक्सोनोमी के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी वर्गीकरण के पिता के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो लिनियस को। और लिनियस के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक हम बार बार बताते हैं, सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर। और जो है कि 6 वर्गों में किसने बांटा था? तो 6 वर्गों में बांटा था आपको स्मिथ ने, और 5 वर्गों में बांटा था विटकर ने, और 2 वर्गों में बांटा था लिनियस ने। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टेरी बांध किस नदी पे है? तो टेरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पे उत्तराखंड में स्थित है, जिसका स्थापना 2006 में किया गया था। वहीं भाखड़ा नंगल बांध जो है वह किस नदी पे है? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे है, जिसका स्थापना 1963 में किया गया था। और जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि आपका उड़ीसा के अंदर में आपका महानदी के ऊपर स्थित है। और यह हीराकुंड बांध का स्थापना 1954 में किया गया था। और 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना किया गया था। और दामोदर नदी घाटी जो है वह बंगाल का शोक कहलाता है। और यह जो है कि आपको पता है भारत के रुड़ के नाम से छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है, जो कि रांची के पास है। और इसी छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी भी बहती है, आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। और दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रेमी। संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार 1957 से देना चालू हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। और ग्रेमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर। ठीक है, याद रखिएगा। और पंडित रविशंकर का संबंध शहनाई से था। किससे था? पंडित रविशंकर सॉरी सितार से था। पंडित रविशंकर सितार से सॉरी। और बिहार के बहुत बड़े खलनायक थे बिस्मिल्लाह खां, जिसका संबंध था शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक और सितार वादक थे आपके पंडित रविशंकर, जिसका और गुजरात के जनक के नाम से भी रविशंकर को जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIU का फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर शब्दावली है NIU, यानी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इससे पहले बताए थे आपको URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखिएगा। अभी कुछ देर पहले हम पुरस्कार बोल रहे थे, 2-4 को पुरस्कार रिवीजन करवा देते हैं। आप याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 1901 से आपका जो है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है 1917 से दिया जाता है। और 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म भी हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति भी हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और 1929 में आपका ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। वहीं आपका 1957 में ग्रेमी पुरस्कार। वहीं आप याद रखिएगा कि 1952 में आपका कौन सा पुरस्कार हुआ था? 1952 में कलिंग पुरस्कार। और 1961 में अर्जुन पुरस्कार का। और 1965 से दिया जा रहा है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। और फिर याद रखिएगा 1969 से मान बुकर पुरस्कार, लेकिन मान बुकर इंटरनेशनल पूछेगा तो 2005 से देना चालू हुआ है। ठीक है, वहीं 1973 से बोरलॉग पुरस्कार, कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार। और बोरलॉग भाषा का आविष्कार भी 1973 में। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो हैदराबाद में है, उसका स्थापना भी 1973 में हुआ है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग जो है कि 1985 में आपका किसका पुरस्कार? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, याद रखिएगा। 1985 में। वहीं आपका 1991-92 में जो शुरू हुआ है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर चुका है। वहीं 1991 में बिहारी पुरस्कार का भी शुरुआत हुआ है। वहीं आपका सरस्वती सम्मान का शुरुआत भी हुआ है। और बिहारी पुरस्कार आपका राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और फिर आपका ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या हमारे मूल संविधान में 0 थी, लेकिन इंदिरा गांधी के काल में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। उसी के तहत मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 10 जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। लेकिन वर्तमान समय में 11 है। और 11वां नंबर का कौन है? तो 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो कि आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह केरल में, ऑप्शन है तो सही है, नहीं तो मालाबार तट रहेगा तो पहले वही मारना है, ठीक है, 1921 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि सेब में किसके द्वारा अग्नि निर्जा रोग होता है? तो सबसे पहले याद रखना है अग्नि निर्जा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो सेब को। और याद रखना है कि यह किसके कारण? यह जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। और बैक्टीरिया का खोज जो किया था वह ल्यूवेनहॉक ने किया था 1683 में, ठीक है। और जीवित कोशिका का खोज भी ल्यूवेनहॉक ने किया था। और मृत कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेब में किसके द्वारा फायर ब्लाइट रोग होता है यानी अग्नि निर्जा रोग होता है? तो वो आपका जीवाणु। और याद रखना है कि सेब में मैलिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है? मैलिक अम्ल मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में। डेट सहित 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और 1905 में जो है कि बंगाल विभाजन हुआ था। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को पता है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था, जिसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसको यूनेस्को की सूची में 1889 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1889 में सांची का स्तूप। और सांची जो आपका है, कहने का मतलब है कि वो कितने रुपये के नोट पे है? तो वो 200 रुपया के नोट पे है, ठीक है, याद रखिए, जो कि मध्य प्रदेश में, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा। लेकिन विश्व शांति स्तूप कहाँ है? अपना बिहार के राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार के राजगीर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपका रूमटेक मठ जो कि बौद्ध धर्म संबंधित है, जो सबसे बड़ा है, वो किस राज्य में? सिक्किम में। रूमटेक मठ सिक्किम में है। अगर बात करते हैं आपका ये अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। नामग्याल मठ आपका हिमाचल प्रदेश में है। सासुर मठ भी हिमाचल प्रदेश में है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? एम एन रॉय ने। किसने किया था? एम एन रॉय ने। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। और जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर, 8586 मीटर। आगे बढ़ते हैं। पित्त रस का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्त का pH 1 7.7 होता है। और पित्त का काम होता है वसा का एमल्सीकरण करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जीएसटी एक किस प्रकार का कर है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी भारत में लागू करने वाला 161वां देश बना था। और भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और याद रखना है जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। और जीएसटी के पंजीकरण संख्या में कुल 15 अंक होते हैं। और जीएसटी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाते हैं। और भारत में 2017 में लागू किया गया था, लेकिन 16 मई पास हुआ, लेकिन लागू 2017 में हुआ था। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना था। और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर बना था। और जीएसटी लागू करने के लिए केलकर समिति ने जो है कि सुझाव प्रस्तुत किया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, केलकर समिति। और आपका एक और असीम दास गुप्ता समिति था जो कि आपका पारित करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस देश से लिया है? फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हो रही थी तो उस क्रांति का नारा था आपका समानता, बंधुत्व एवं भाईचारा। तो वही देश से भारत ने क्या ले लिया? तो याद रखिएगा आपका यही चीज़ ले लिया, समानता, बंधुत्व, भाईचारा। और ठीक है, प्रस्तावना में ले लिया। लेकिन प्रस्तावना जब देखते हैं हम अपना देश का, तो प्रस्तावना पे कुल 4 देशों का अधिकार देखने के लिए मिलता है। यानी प्रस्तावना कहाँ से लिए है? अमेरिका से। प्रस्तावना भाषा कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिए हैं? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये हम लोग रूस से लिए हैं। यानी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग रूस जाएंगे, ठीक है। और आपका समानता, बंधुत्व, भाईचारा कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। और फ्रांस से ही गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिए हैं। और रूस से जो है कि पंचवर्षीय योजना भी लिए है, मौलिक कर्तव्य भी लिए हैं। तो आप ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आपको हम फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, बस लगातार बनकर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा। यानी अभी तक में आपको लगा होगा कि एनटीपीसी में एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से जरूर डाल रहा है हर शिफ्ट में कंप्यूटर से, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। संसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ है? तो संसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुआ है। और 11 आपको पता है कि 11 अक्टूबर को जो हम जयंती मनाते हैं ना, वो जयप्रकाश जयंती मनाते हैं, जयप्रकाश नारायण की जयंती। और जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार के बहुत बड़े नेता थे, जिनके द्वारा जो है कि सर्वोदय योजना भी प्रस्तुत किया गया था। और लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। और इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम है प्रिजन डायरी। क्या नाम है? प्रिजन डायरी। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और आजाद दास्ता का भी स्थान
स्थापना किसने किया था, तो वो भी आपके जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को मनाते हैं और इसी के जन्म दिवस पे सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत 2014 में मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था GSLV मार्क थर रॉकेट से, GSLV मार्क थर रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस राज्य में है, अजमेर में। देखिएगा 3 गो दरगाह आपको याद रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछेगा तो अजमेर में, निजामुद्दीन औलिया पूछेगा तो दिल्ली में, और फिर आपका शेख सलीम चिश्ती पूछेगा तो फतेहपुर सिकरी आगरा में, फतेहपुर सिकरी आगरा में। और इस फतेहपुर सिकरी का स्थापना अकबर के द्वारा 1571 में किया गया था। बहुत फेमस क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी का स्थापना अकबर ने कब किया था, 1571 में किया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू बागमती नदी के किनारे है और वो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और सार्क को हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और याद रखिएगा कि सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष है वीराकून। कौन है, वीराकून। याद रखिएगा, करंट है, चेंज हो सकता है, आप अपडेट रहिएगा। ठीक है, इसलिए बता देते हैं। और अगर हम बात करते हैं, काठमांडू में ही पशुपतिनाथ की मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। और नेपाल का जो आपका तिरंगा झंडा है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में है। और नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इतना चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे, लेकिन वो किस राजा के शासनकाल में थे, तो वो लक्ष्मण सेन के काल में थे, जो कि बंगाल के शासक हुआ करते थे। और बंगाल के अंतिम हिंदू शासक भी हुए हैं लक्ष्मण सेन, आप याद रखिएगा। ठीक है, और दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक हुए हेमू। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का स्थापना कब हुआ, 1965। UNDP का स्थापना 1965 और UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और याद रखिएगा UNDP मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। और याद रखिएगा कि UNDP के वर्तमान में अध्यक्ष है अचिम स्टेनर। और याद रखिएगा कि UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है और वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो जारी करता है वह IMF जारी करता है। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट IMF जारी करती है, याद रखिएगा। लेकिन विश्व विकास रिपोर्ट आपका विश्व बैंक जारी करती है। और विश्व बैंक का स्थापना 1944 में, IMF का स्थापना 1945 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और विश्व बैंक के खिड़की के नाम से हम लोग जानते हैं IDA को। किसको जानते हैं, IDA को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू के रस का pH मान 2.2, नींबू के रस का pH मान 2.2 यानी नींबू 2 रुपया में 2 पीस, 2 रुपया में 2 पीस। वहीं सिरका का pH मान 2.4, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, शराब का 2.8, मूत्र का 6, मूत्र का 6, और आपका साधारण जल का 7, साधारण जल का 7, साधारण जल का कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, आप ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और दूध का pH मान कितना होता है, तो 2 को चीज़ याद रखिएगा, दूध और लार। हम लोग दूध को चाट के खाते हैं, दूध को क्या करते हैं, चाट के, यानी 6 दूध को जो है कि चाटते हैं यानी 6.4, और लार को पोंछते हैं, लार को क्या करते हैं, चूता है मुंह से लार तो पोंछते हैं, यानी 6.5, यानी लार हो गया 6.5 और दूध को चाट रहे हैं 6.4, ऐसे याद रखिएगा। यानी कन्फ्यूज करता है बच्चा वहीं 6.4 और 6.5 में। तो दूध को हम लोग चाट के खाते हैं और लार को हम लोग पोंछते हैं। ठीक है, नहीं लेकिन बच्चा हम लोग लार को भी चाट लेते थे, लेकिन नहीं चाटना है अब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है आपका अछूत कौन और कैसे, अछूत कौन और कैसे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आपका श्रमिक पार्टी का भी स्थापना किया गया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपको ज़्यादा नहीं हाई लेवल दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं लो, मतलब मीडियम लेवल जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है उस पर हम आज फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और बाद बाकी लेवल तो आपको हम बढ़ा सकते हैं, हम आप जैसा बताइएगा वैसा हम लेवल कर देंगे, लेकिन एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा लो लेवल पे भी कमांड रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि विमुद्रीकरण जब अंतिम बार RBI के तहत हुआ था तो उस समय RBI के गवर्नर कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो वो उर्जित पटेल थे। कौन थे, उर्जित पटेल। आप लोग को पता है कि पूरे भारत का इतिहास अगर देखते हैं तो 3 बार विमुद्रीकरण हुआ, यानी कि विमुद्रीकरण का मतलब होता है मुद्रा का नोटबंदी, मुद्रा का नोटबंदी। और आप लोग अभी तरोताज़ा जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो 2016 में वो आपको पता है कि वह दिन था आपका क्या तारीख, 8 नवंबर 2016 को
जस्ट 7-8 बजे रात में जो है कि मुद्रा का नोटबंदी किया गया था, आप लोग को पता है। और उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल पूरा नाम है। और भारत के अंदर में पहली बार मुद्रा का नोटबंदी जो हुआ था वो हुआ था 1946 में, यानी देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। और दूसरी बार हुआ था 1978 में, आप लोग याद रख लीजिएगा। तीसरी बार 2016 में। और मुद्रा का अवमूल्यन भी 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में, 1991 में, ठीक है। और भारत के अंदर में 3 बार आपातकाल भी लगा है, आप लोग को पता है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। और 3 बार संयुक्त अधिवेशन भी हुआ है, आप लोग को पता है। पहली बार 1961 में, फिर आगे जाके 1970 के आसपास, फिर जो है कि फिर जाके 2002 में, फिर जाके 2002 में। और एकमात्र बार पॉकेट बिटों का प्रयोग हुआ है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, आपका जो है कि डाकघर अधिनियम पर, ठीक है। और पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो 1961 में जो है कि दहेज प्रथा को लेकर हुआ था। और अंतिम बार 2002 में जो हुआ था वो आपको जो है कि टोडा यानी कि निवारक निरोध कानून को लेकर हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यानी वर्तमान में अगर बोलेगा कि आरबीआई गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा है, जो कि वर्तमान कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जो हैं भारत के द्रौपदी मुर्मू, उनसे मिले थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इंटेल i9 क्या है। तो इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है, और माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का। और कंप्यूटर के पहले पीढ़ी में आप लोग को पता है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप्स, चौथे में बृहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और अगर बात करते हैं यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है? 1945 में। यूनेस्को का स्थापना 1945, लेकिन यूनिसेफ 1946। यूनिसेफ 1946 और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है जातक किसके पूर्व जन्म की कहानी है। तो जातक जो है वो आपका गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। और त्रिपिटक का संबंध भी गौध धर्म से है। और त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक। और सुत पिटक का रचना जो किया है वो आनंद ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में, मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में जो थे आपको पता है कि कुल 3 सदस्य थे, ठीक है, याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन 1946 में इसलिए भारत आया था कि भारतीयों को एक अलग संविधान या फिर एक अलग स्वतंत्र देश का स्थापना करने का विचार प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आप 3 को याद रखिएगा आने के क्रम में। एगो पहला पूछता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। दूसरा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भारत आया था, ठीक है, लिनलिथगो के काल में। और अगर बात करते हैं आपका 1946 में, तो 1946 में आपका हो जाएगा क्या? तो 1946 में आप याद रख लीजिएगा कैबिनेट मिशन, ठीक है। और 1928 में जो आया था आपका साइमन कमीशन, वो डेट था 3 फरवरी। और साइमन कमीशन का स्थापना का डेट पूछता है कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था, लेकिन डेट पूछता है तो डेट याद रखिएगा वही 8 नवंबर, नोटबंदी वाला, ठीक है, 8 नवंबर 1927 ये क्वेश्चन पूछता है। और एक ऑप्शन में वो भी रहेगा 3 फरवरी, बच्चा अधिक उसी में टिक कर देगा, लेकिन आपको नहीं करना है। 8 नवंबर 1927 को लंदन में गठन हुआ था उसका। और लंदन में जो था वो कुल उसमें 7 सदस्य थे और 7 का 7 अंग्रेज थे, इसलिए उसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और 1930 में साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? चेनानी नासरी। क्या नाम है? चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में, लेकिन महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में हिस्सा 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष दिनसा वाचा थे। चलिए अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं कुछ मिला जुला। बताइएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना कब हुआ है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको हम लोग एनजीटी कहते हैं, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी जो है वह एक प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक संस्था है, जो कि देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना अनुच्छेद 124 के फर्स्ट के तहत किया गया है। खाली 124 और 124 का फर्स्ट रहेगा, तो आपको 124 के फर्स्ट मारना है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन
उनके द्वारा भारत के हर एक क्षेत्र में कंट्रोल अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो उसके अधिकरण के तहत विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह का, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, एनजीटी, इस तरह का संस्था का गठन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जैसे मोबाइल कोर्ट होता है, मोबाइल का मतलब गाड़ी पे जाके उस पर 2-4 गो न्यायाधीश बैठे रहते हैं, फैसला सुनाने के लिए गाँव चले जाते हैं कि भाई आदमी को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मोबाइल कोर्ट वगैरह सब ये सब जो है कि आप लोग को पता है। तो उसी में से एक आपका है एनजीटी, यानी जो कि पर्यावरण को संरक्षित रखता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नाम सही लग रहा होगा, ग्रीन यानी हरा भरा देश को बनाने के लिए। और इसका स्थापना डेट सहित याद रखिएगा, 18 अक्टूबर, कितना याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010 को इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष है प्रकाश श्रीवास्तव। यानी कि अगर ग्रीन रखना है पूरे भारत को, यानी कि पेड़ पौधा ज़्यादा लगाना है, तो उसको प्रकाश चाहिए। यानी प्रकाश श्रीवास्तव जो है वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष है। और एनजीटी जो है वो एक प्रकार का अर्धन्यायिक संस्था है। कैसा संस्था है? अर्धन्यायिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है कि वित्त आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो वित्त आयोग का स्थापना जो किया गया था वो आपका 1951 में किया गया था। और वित्त आयोग का स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 सदस्य को मिला के 5वें वर्ष किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत। और भारत के अंदर में पहली बार गठन 1951 में, और हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। और जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका उल्लेख किसी न किसी अनुच्छेद में अर्थात 280 में है। लेकिन वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? 117। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, वित्त विधेयक पूछेगा तो 117 में है, और वित्त आयोग पूछेगा तो 280 में है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, दूसरे का संथानम थे, तीसरे का चंदा थे, चौथे का राजमन्नार थे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये सब स्टैटिक के तौर पे पूछेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात ओबीसी आयोग का स्थापना 1993 में हुआ है। कब हुआ है? 1993 में हुआ है। और ये एक प्रकार का वैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग का स्थापना 2007 में हुआ है। कब हुआ है? 2007 में हुआ है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1993। अल्पसंख्यक आयोग और पिछड़ा आयोग और महिला आयोग, ये सब आप याद रखिएगा, 1993 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है केंद्र सूचना आयोग का स्थापना कब हुआ है? इजी सवाल है। केंद्र सूचना आयोग पूछे, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, यानी आरटीआई, यानी आरटीआई 2005 से लागू हुआ है, यानी 2005 में ही आपका स्थापना हुआ है राष्ट्रीय सूचना आयोग का। और यह एक प्रकार का वैधानिक आयोग है, याद रखिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में पहली बार जो है कि आपको परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। अभी तक टोटल भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। और परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है। परिसीमित करने का मतलब है कि जैसे चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो है कि कुछ क्षेत्र को काट के कुछ दूसरे विधानसभा या लोकसभा में जब मिला दिया जाता है, उसको परिसीमित करना बोलता है। यानी एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में डाल दिया जाता है। ठीक है, पहली बार जैसे हम आते थे पहले मुंगेर लोकसभा में, अब आ रहे हैं जमुई लोकसभा में। इसका मतलब कभी ना कभी उनको परिसीमित किया गया है। और पूरे भारत में कितना बार परिसीमित हुआ है? 4 बार। 4 बार में से पहली बार 1953 में, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा, 4 बार परिसीमन हुआ है। और तो अगर क्वेश्चन बोलेगा कि परिसीमन आयोग का गठन जो है कि आपका जो हुआ पहली बार 1953 में अनुच्छेद 82 के तहत, और अब तक 4 बार गठित हुआ है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन, विधि आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग को याद रखना है, विधि आयोग का जो गठन किया गया था पहली बार, अगर बात करते हैं, अगर क्वेश्चन रहे कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, अगर ऑप्शन में आपको जो है कि 1955 भी रहे, ऑप्शन में 1834 भी रहेगा, तो आपको 1834 के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से लेकर 1836 तक उसका कार्यकाल रहा है। तो उसी के बीच में एक व्यक्ति थे जिसका बहुत फेमस नाम है लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही भारत के अंदर में 1834 में पहले विधि आयोग या कानून आयोग का गठन किया गया था। लेकिन आज़ादी के पहले का चीज़ है।
लेकिन आज़ादी के बाद 1955 में भारत के अंदर में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और यही विधि आयोग अब तक चल रहा है, जो कि हम लोग याद करते हैं 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो बलवीर सिंह चौहान। हम लोग ये सब रटते हैं, ठीक है, जी के मतलब करंट अफेयर्स में ये सब अपडेट होते रहा है। लेकिन भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन 1834 में, लेकिन आज़ादी के बाद 1955 में। और इस विधि आयोग का गठन जो 1955 में हुआ था, इसका स्थापना किया किसने था, तो आप लोग को पता है कि विधि मतलब कानून, और कानून का सबसे बड़ा व्यक्ति भारत के अंदर में जो सरकार का होता है वो कौन होता है, माननीयवादी होता है। सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी होता है माननीयवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसका अनुच्छेद 76 के तहत इसका गठन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होते हैं। और आपको पता है कि भारत के पहले जो आपके महान्यायवादी थे वो MC सीतलवाड़ थे। तो MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में पहली बार 1955 में आपका गठन किया गया था विधि आयोग का, ठीक है। आप लोग ऐसे करके याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो अंतर्राज्य परिषद का गठन जून 1990 में किया गया था। 1 जून 1990 को किया गया था अंतर्राज्य परिषद, और इसका गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। आप लोग याद रख लीजिएगा। और यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 263 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद, 262 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद वगैरह जो देखा जाता है अनुच्छेद 262 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है, तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। और वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में जो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार करके है, ठीक है। आप याद रख लीजिएगा क्योंकि हम बहुत दिन से जो है कि करंट अफेयर्स अपडेट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सेशेल्स द्वीप किस महासागर में है, तो सेशेल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर में ही आपको है 90 ईस्ट रीच। 90 ईस्ट रीच जो है वो अभी हिंद महासागर में है। और बंगाल की खाड़ी में है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हवाई द्वीप किस महासागर में, ये सब क्वेश्चन पूछता है। हवाई द्वीप आपको पता है कि हवाई द्वीप जो है वो अमेरिका यानी कि प्रशांत महासागर के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। किलायू द्वीप जो कि सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह होते रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आइसलैंड किस द्वीप के पास है, तो आइसलैंड आर्कटिक महासागर के पास है। आइसलैंड आर्कटिक महासागर के पास है और आइसलैंड सबसे शांत देश है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लिपारी द्वीप किस महासागर में है, तो लिपारी द्वीप जो है वह भूमध्य सागर में है, ठीक है, उत्तरी भूमध्य सागर में है लिपारी द्वीप। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि फिजी द्वीप किस महासागर में, तो फिजी प्रशांत महासागर में है। और फिजी की राजधानी कहाँ है, सुआ। फिजी की राजधानी कहाँ है, सुआ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे है, तो आपको हम बार बार रिवीजन करवाते हैं भैया, 4 गो शहर जो बॉ से है, यानी बेलग्रेड, वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, ये 4 को जो शहर है बॉस है वो डेन्यूब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, डेन्यूब। और बुखारेस्ट बुडापेस्ट की राजधानी बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। बुडापेस्ट की हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रसिद्ध शहर क्यूबेक जो है वो किस नदी के किनारे है, तो क्यूबेक जो है वो सबसे पहले कनाडा में है शहर। क्यूबेक कनाडा में है और कनाडा में याद रखिएगा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। और क्यूबेक से ही पता चला क्यूसेक का। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, नदी का बहाव, नदी यानी फिर पानी का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। और टी स्केल से चक्रवात की गति मापा जाता है। और वेंचुरी मीटर से बंद नलिका में जल का दबाव मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और वायु का दाब मैनोमीटर से मापते हैं या फिर गैसों का दाब मैनोमीटर से, लेकिन पवन वायु का जो दिशा एवं गति है वो एनीमोमीटर से मापते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, यानी सबसे अधिक द्वीप जो है इंडोनेशिया द्वीप है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया द्वीप के पास जो जावा है, आप लोग नाम सुनेंगे जावा। जावा द्वीप जो है वो सबसे घना बसा द्वीप है। जावा द्वीप सबसे घना बसा द्वीप है, जावा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया, 90 ईस्ट रीच, ये सब कहाँ बताए हैं, तो ये सब आप याद रखिए। और सेशेल्स द्वीप, ये सब फिजी, ये सब कहाँ बताएं, हिंद महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के तहत पाक जल संधि जोड़ता है, अर्थात भारत श्रीलंका, अर्थात भारत श्रीलंका। अगला क्वेश्चन बताना है सुंडा जल संधि जो है वह किसको किसको जोड़ता है? तो सुंडा जल संधि सबसे पहले सुंडा गर्त जो है वह हिंद महासागर एक साइड ले लीजिएगा और एक साइड जावा ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? जावा। ठीक है, याद रखिएगा सुंडा जल संधि जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जिसकी गहराई कितनी है? तो 1642 मीटर। कितना मीटर? 1642 मीटर है बैकाल, और बैकाल झील को ही साइबेरिया का पर्ल कहा जाता है, यानी कि साइबेरिया के मोती के नाम से हम लोग बैकाल झील को जानते हैं। और साइबेरिया जो है वह आपके रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं, और साइबेरियाई सारस जो आते हैं वो आपको पता है कि भरतपुर में जो घना पक्षी विहार बताए हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार, उसी में आके प्रजनन करते हैं। और आपको एक ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ जो अभी देखते होंगे ये रील्स वायरल हो रहा है बहुत, ठीक है, जो कि बहुत सारा आदमी बताता है कि ये जो आपका कुंभ मेला जो प्रयागराज में हुआ था वहाँ पानी पूरा सूख गया है, इसीलिए कछुआ लोग बाहर पूरा एकदम समुद्र के किनारे या नदी के किनारे पूरा एकदम घूम रहा है। तो वो हकीकत में जो आपका कछुआ है वो आपका प्रयागराज का नहीं है, वो कछुआ आपका उड़ीसा के गहीरमाठा वन्यजीव अभ्यारण्य का है। ठीक है, गहीरमाठा वन्यजीव अभ्यारण्य में ही ओलिव रिडले कछुआ जो है वो अंडा देने के लिए बाहर आते हैं इस टाइम में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उस समय बताए थे 3 कोसिया, और उसके बाद बताए थे भीतरकर्णिका और सतकोसिया, भीतरकर्णिका, और इसके साथ एक जोड़ लीजिएगा गहीरमाठा। ठीक है, ये भी वहीं का है। अगला क्वेश्चन बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि एंजिल जलप्रपात जो है वो किस देश में है? तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। कहाँ में है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। कहाँ है? कराकस। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि जोहर जल संधि किन 2 देश को पृथक करती है? जोहर जल संधि जो है वह सिंगापुर और मलेशिया को पृथक करती है। किसको किसको? सिंगापुर और मलेशिया, और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। जोहर जल संधि, जोहर यानी कि आपको पता है जोहर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे पति, एक तरह से मान लीजिए जोहर, ठीक है, यानी पति मान लीजिए, और पति जो है कि अपने पत्नी को सिम देता है बात करने के लिए, सिम, सोरसी का मतलब सिम, यानी जोहर ने क्या दे रहा है? सिम दे रहा है। यानी सिंगापुर मलेशिया, सिंगापुर मलेशिया, सिंगापुर मलेशिया, सिंगापुर मलेशिया, जोहर ने क्या दे रहा है? सिम दे रहा है, सिंगापुर मलेशिया। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। तो चलिए अब लास्ट करते हैं, लास्ट आज का लास्ट सवाल है। आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो होता है उस ट्यूमर की जांच के लिए किस तत्व के रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो ट्यूमर का प्रयोग हम लोग आर्सेनिक 74 हो गया ट्यूमर, और थायराइड ग्रंथि की जांच करने के लिए तो आयोडीन 131, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही थायराइड ग्रंथि में विकार आता है जो कि घेंघा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, और आपका अगर बात करते हैं फ्लोरीन 59 से अल्प रक्तता की जांच की जाती है, और सोडियम से रक्त प्रवाह का वेग मापते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन का हम यहीं पर जो है कि अंत करते हैं, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, हम ये आशा करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।